नमस्कार, आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष और देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जय घोष। और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। 107.8 FM पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो सांस्कृतिक धरोहर है, परंपराएं हैं और तमाम तरह का साहित्य, संगीत, कला, उन सब का एक बहुत बड़ा एक तरह से कहें आंगन है, जिसमें हमें पूरी दुनिया को बुलाना है। और ये काम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के संस्कृति और पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ बात करने के लिए। चूंकि आप चिंतन कर रहे हैं, आप अध्ययन कर रहे हैं, आपने समस्याओं का एक सूची तैयार की है और उनका समाधान कर रहे हैं। तो अभी आप पूरी दुनिया को क्या आह्वान करते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो आएँ और कहाँ कहाँ जाएँ, और आप क्या क्या दिखाने वाले हैं उनको? मैं समझता हूँ कि किसी भी देश और प्रदेश की असली ताकत सांस्कृतिक रूप से, संगठन की दृष्टि से, सामाजिक ताना बाना मजबूत करने की दृष्टि से, किसी भी समाज को, किसी परिवार को, किसी भी देश और प्रदेश को यदि उसको सांस्कृतिक शक्ति के रूप में एकजुटता के साथ अगर रखना है तो वो संस्कृति अपनी बचा के रखना पड़ेगा। भारत की संस्कृति के साथ साथ उत्तर प्रदेश की अपनी एक खास संस्कृति पहचान है, अपनी एक खास पहचान है, अपने एक खास उपलब्धियां हैं जिसको सजो के रखने का काम प्रदेश ने किया है। देश पर तमाम हमले हुए, संस्कृति पर तमाम हमले हुए, इतिहास गवाह है। लेकिन हमें अपने सांस्कृतिक रूप से ताना बाना मजबूत रखने का ही परिणाम है कि सामाजिक तौर पर हम लोग मजबूत रहे, सामाजिक भेदभाव नहीं हुआ और सामाजिक रूप से एकजुटता का परिचय देते हुए राष्ट्र की एकता अखंडता में उत्तर प्रदेश का अहम योगदान रहा। बड़ा प्रदेश है, बड़ा प्रदेश है, संभावनाएं ज्यादा हैं, बहुत संभावना, दुनिया की नजर भी है। और इस पर अलग अलग संस्कृतियां जुड़ी, अवधी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, ब्रज, अलग अलग भाषाओं का, संस्कृतियों का, परंपराओं का मानने वाला प्रदेश है। आपने बोलियों की बात की है, और बोलियों को बोलने वाले के मन में पहले एक संकोच रहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा पिछड़ापन के भाव से था। हालांकि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में हम देखते हैं कि बंगाल में लोग खुलकर अपनी बोली बानी में बात करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में इसको और विकास की आवश्यकता है। अपनी बोली भाषा को माना जाता है कि वो पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, बिना पढ़ा लिखा है, निरक्षर है, ऐसा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे परंपरा टूट रही है। जो एक इस तरह की बनावटीपन था वो खत्म हो रहा है। मूल संस्कृति में लोग वास्तविक भाव आ रहा है। ये मैं समझता हूँ अच्छा संकेत है। आपके विभाग की तरफ से क्या आह्वान है उन कलाकारों को जो लोक कलाओं से आते हैं, लोक संस्कृति से आते हैं? बहुत सारे ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो परंपरागत रूप से उत्तर प्रदेश के हैं, उनका और बड़ा मंच बने, कुछ गतिविधियां शुरू हुई हैं, आपने पहल की है, क्या क्या पहल की? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो सांस्कृतिक रूप से ताना बाना मजबूत करने की जो हम बात कर रहे थे, इसके लिए जरूरी है कि विभिन्न भाषाओं के, शैलियों के, कल्चरल के जो कलाकार हमारे हैं, चाहे वो गायक हों, संगीतकार हों या अन्य कलाओं के जो योग्य लोग हैं जो जुड़े हैं विविध भाषाओं के द्वारा, उनको मजबूत करके, उनको एक प्लेटफॉर्म देके, उनको एक सहारा दे करके हमें जोड़ने की जरूरत है। अभी तक जो हम लोगों ने इन 6 महीनों में पाया अपने मंत्रालय में आने के बाद, कुछ एक कलाकारों को, कतिपय कलाकारों को ही प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा था। उनको ज्यादा अवसर मिल रहे थे, ज्यादा अवसर मिल रहे थे। तमाम कलाकार चाहते हुए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे थे, जुड़ नहीं पा रहे थे और अपनी विधाओं का, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। हम लोगों ने पूरे नंबर 1 ऑनलाइन सबके रजिस्ट्रेशन खोले। ऑनलाइन जो भी अपना कलाकार है अपनी विधा का रजिस्ट्रेशन कराए और डायरेक्टरी बना दी, और उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके हम लोगों ने पहला अवसर दिया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम हुआ उसमें 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर जिले में 4 दिन लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम इन्हीं कलाकारों के द्वारा कराए जो रजिस्टर्ड थे। उसमें 2 काम हुए। पहला तो उनको A, B, C 3 कैटेगरी हम लोगों ने रजिस्टर्ड किया। A वालों का भी, B वालों का, C वालों का मानदेय भी सुनिश्चित कर दिया कि इतना मानदेय इसको मिलेगा। इसमें भी कुछ फेवर नहीं किया सकता, कोई कुछ नहीं। उसमें तीनों का मानदेय तय हो गया। तीनों को प्रतिभाओं के आधार पर समान अवसर मिलेंगे। और ये भी तय कर दिया कि कोई भी कलाकार प्रति वर्ष 3 से ज्यादा अपना एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, प्रस्तुतिकर नहीं दे पाएगा। यदि इससे ज्यादा प्रस्तुतिकर देना है उसे, तो सरकार से उसे अनुमति लेनी पड़ेगी। सीधा कोई अधिकारी या डायरेक्टरेट स्तर पर जैसा चलता रहा था, वो अवसर खत्म हो गए हैं। तो समान रूप से सबको भागीदारी और सरोकार मिलेगा, सबको समान रूप से उसका मानदेय और वो मिलेगा। और ये भी तय कर दिया गया, पहले जो भी उनकी परफॉर्मेंस का मानदेय था महीनों तक लटका रहता था,
कि यदि वो एडवांस को चाहता है तो 50% तक एडवांस भी ले सकता है और विद इन 1 वीक परफॉर्मेंस के बाद 1 हफ्ते के अंदर उसका भुगतान सुनिश्चित रूप सुनिश्चित हो से जाएगा। उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा, ये बड़ा उसको काम चक्कर किया नहीं लगाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जितने संस्कृति कर्मी हैं जो नाट्य की विधा से, कला की विधा से, संगीत की विधा से जुड़े हैं, उनको जरूर इस भरोसा बढ़ा होगा, क्योंकि उनके मन में पीड़ा थी जिसको आपने सुना। अब उसके साथ में और गतिविधियों की बात है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक बढ़े हैं उनको आपको और बढ़ाना है, लक्ष्य बड़ा है सरकार का। देखिए तो उसके लिए क्या क्या कदम इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए, और ये पूरे देश और विदेश के जो भी पर्यटक हैं वो उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हों, फर्स्ट डेस्टिनेशन के रूप में वो देखें। तो पहला, अगर उत्तर प्रदेश की देश की धरती पर कोई विदेशी पर्यटन कदम रखे तो उसकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से हो, इसके लिए हम लोगों ने तमाम सारी व्यवस्था करने का काम किया है। पहला तो ये हम बधाई देना चाहेंगे आदरणीय योगी जी को, जिनके नेतृत्व में, जिनके मुख्यमंत्रित्व काल में पिछले 5.5 साल के लोग कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का वातावरण लॉ एंड ऑर्डर के मामले में ठीक हुआ, पर्यटन के लिए सबसे आवश्यक है। अब लोगों को भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में यदि वो पर्यटन की दृष्टि से आएंगे तो उनका जीवन और यात्रा सुगम होगी और सुरक्षित रहेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण कारक है जिसकी वजह से पर्यटन का आकर्षण उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ा। दूसरा विषय आता है कि पर्यटक को चाहिए आवागमन के लिए सुविधा कायदे की हो, उसके लिए हम लोग 3 व्यवस्था की है। पहली, बाई रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हम लोग करने का काम किए हैं। जो सिंगल रोड थी डबल किए हैं, डबल थी 4 लेन किए हैं, तो रोड कनेक्टिविटी उन्होंने बहुत अच्छी दी है। और खास रूप से जितने भी पर्यटन स्थल हैं उन सबको कनेक्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाने का काम किया है। नंबर 2, बाई एयर कनेक्टिविटी के रूप में उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा प्रदेश है जिसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हमारे चालू हो गए या चालू होने वाले हैं, प्रक्रिया में कुछ हो भी गए हैं और कुछ होने वाले हैं। हम लोगों ने बाई वाटर कनेक्टिविटी बनाई है। हम लोगों ने काशी में दिया क्रूज चल रहा है, मथुरा में क्रूज जमुना जी में दे रहे हैं, अयोध्या में भी क्रूज दे रहे हैं। तो हम लोगों ने वो भी दिया और प्रयास ये है कि पूरे प्रदेश में जब गंगा एक्सप्रेस वे बन जाए तो उसके किनारे गंगा के द्वारा भी इस तरह वाटर कनेक्टिविटी को जोड़ने का काम करेंगे। इस पर भी काम चल रहा है। तीसरा, ये हम लोग एक काम कर रहे हैं कि ये जब कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो उसका जितने भी हमारा नेमिसार हो, हमारा काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, गोरखपुर हो, ये जितने भी अच्छे डेस्टिनेशन हैं उन धार्मिक रूप से उनको पूरा व्यापक रूप से वहाँ पर्यटन सुविधा दे करके उनको यात्री सुविधा, उनको पार्किंग की व्यवस्था, उनको अन्य जो सुविधाएं होती हैं, सारे आवास की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, वो सब व्यवस्था बहुत अच्छी करने जा रहे हैं। गंगा के किनारे घाट, हर जिले में घाट बनाएंगे, वहाँ एक मार्केट डेवलप करेंगे जो जैविक रूप से और प्राकृतिक खेती के माध्यम से ODOP की जो भी जिस जिले की योजना है जिनमें आता है उसके भी उत्पाद वहाँ बेचने का काम होगा। वहाँ हम पर्यटक सुविधा भी देंगे, गंगा के किनारे घाट भी देंगे, ये सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो अपनी थाली में थोड़ा जहर बढ़ गया है उसको घटाने में भी आपकी मदद ले रहे हैं। हाँ, प्राकृतिक सांस्कृतिक गतिविधियों का आनंद भी लेंगे, पर्यटन का सुख भी लेंगे और तीर्थ क्षेत्र में भक्ति के भाव से तिरोहित भी होंगे और साथ में अच्छा आहार भी पाएंगे। आपकी भावी योजनाएं और क्या क्या है? हम लोग उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में हमारे तमाम किले हैं जो अब तक अछूते पड़े थे, बिल्कुल अपने को असहाय सा महसूस कर जीर्ण सी स्थिति में जा रहे थे, कोई उनका देखभाल करने वाला नहीं था। आदरणीय मोदी जी आए और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का जिस दिन लोकार्पण किए तो उन्होंने उनकी चिंता करी थी। उन्होंने चर्चा की थी कि बुंदेलखंड के किलों की भी चिंता करनी चाहिए। हम लोगों ने 31 किले चिन्हित करके हेरिटेज में उन्हें चिन्हित करके ले लिया है, उनको पूर्णतः विकसित करके, कुछ सरकार के द्वारा, कुछ PPP में, कुछ अन्य तरीके से प्राइवेट सेक्टर में उस तरह करके रियायतें दे करके वो हम डेवलप कराने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से 31 किले, जब विदेशी कोई मेहमान आता है तो वो राजस्थान का पर्यटन के किलों पर चल रहा है, आपको याद होगा पूरा, उसको लगता है कि किसी राजा महाराज किले में ठहरे, गौरवान्वित महसूस करता है। तो ये किले हम आकर्षण का केंद्र बनाएंगे, बुंदेलखंड के विकास का महत्वपूर्ण कारण बनाएंगे ये किले। पर्यटन बढ़ जाएगा, पर्यटन भी बढ़ेगा और वहाँ की ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, उनका जीवन स्तर बुंदेलखंड का बढ़ाने का काम निश्चित रूप से करेंगे और बुंदेलखंड विकास की धारा में अग्रणी भूमिका के निर्वहन का काम करेगा। ये बहुत गंभीर आपके जो प्रयास हैं वो और सराहनीय हैं और निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समाज में जब एक चक्र चलता है तो उसका लाभ सबको मिलता है और वो सबको लाभ मिले, ये बहुत आश्वस्त होना जरूरी है, क्योंकि आप सही दिशा में सोच रहे हैं। अभी तमाम जो आपके विभाग की इकाइयां हैं
संस्कृति कर्मियों की तरफ से आवाज उठती रही कि उनमें समन्वय थोड़ा और बढ़े, उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? वो भी बढ़ेगा, लेकिन एक चीज और मैं आपको इससे पहले बता दूं कि उत्तर प्रदेश वो धरती है जो ऐतिहासिक रूप से सारी हमारे ताजमहल, सातवां आश्चर्य हमारे पास है, लाल किला हमारे पास है, तमाम धरोहरें हमारे पास हैं, धार्मिक रूप से संपन्न प्रदेश हैं, आध्यात्मिक रूप से संपन्न प्रदेश हैं। हम लोगों ने इको टूरिज्म बोर्ड बना करके जो प्राकृतिक संसाधन हमारे पास हैं उनको भी टूरिस्ट प्लेसेस के रूप में जोड़ने का काम किया है। और इको टूरिज्म बोर्ड का चेयरमैन आदरणीय मुख्यमंत्री को बनाया गया है। उसमें 10 विभागों को और ऐड किया गया है। उनको जोड़ के अनुभवों का लाभ लेके, उनके संसाधनों का लाभ लेके हम बेस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे। उसमें हमारा वेलनेस टूरिज्म भी होगा, हेल्थ टूरिज्म भी होगा, वहाँ प्राकृतिक रूप से लोग आनंद लेने के लिए जाएंगे, वहाँ पैथी भी कराएंगे और तमाम तरह की इस तरह की जो कोरोना के बाद आप भी महसूस करते होंगे कि लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं। इतने संवेदनशील पहले नहीं थे जितने अब हुए हैं। चाहे वो पहले तो बड़े बूढ़े ज्यादा केयर करते थे, तब जवान और लड़के नहीं करते थे, लेकिन आज की डेट में सब लोग उसके लिए कोशिश ले रहे हैं और सारे लोगों का प्रयास है स्वस्थ रहें। इसके लिए सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं कि जब भी निकलें तो वेल टूरिज्म हो, वेलनेस टूरिज्म हो, हेल्थ टूरिज्म हो, उसकी व्यवस्थाएं इको टूरिज्म के अंतर्गत हम लोग करने जा रहे हैं। जिससे रोजगार भी बढ़ेगा, रोजी रोटी के साधन भी बनेंगे, लोगों को तमाम अन्य कारोबार भी मिलेगा और निश्चित रूप से राजस्व को बढ़ाने के लिए भी बहुत बड़ा पर्यटन सिद्ध होगा, क्योंकि पर्यटन के माध्यम से सबसे कम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम रोजी रोटी और राजस्व अर्जित होता है, रोजगार के अवसर होते हैं। तो ये हमारा प्रयास है कि लोगों को अगली जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश की रखा है, उसमें पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान हो, ये हमारा प्रयास होगा। राजस्व बढ़ोतरी में अगले आने वाले 5 सालों में उत्तर प्रदेश का पर्यटन बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा इस राजस्व को अर्जित करने का। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं और सफल होंगे। बहुत सुंदर बात है, क्योंकि ये पूरी एक धुरी है जिसमें आपने कहा वेलनेस की बात है तो संगीत चिकित्सा का आधार है, प्रकृति भी चिकित्सा का आधार है, स्पर्श भी एक चिकित्सा की पद्धति है और हम सब उत्तर प्रदेश में संभावनाओं की जो प्रचुरता है उसका दोहन भी करेंगे। इस दिशा में आपका विचार है और आप सब आह्वान कर रहे हैं ठाकुर जयवीर सिंह जी कि आप जो भी देश में लोग जो उत्तर प्रदेश में आना चाहें, जुड़ना चाहें और इस सेक्टर में अपनी भागीदारी करना चाहें और खास करके जो युवा आबादी, चूंकि देश भी जवान है और उत्तर प्रदेश तो आबादी बड़ी है तो अपने आप जवान है, तो इन तमाम जो युवा शक्ति है वो भी हिस्सेदार होगी। हम आह्वान ये भी करते हैं जी, इन्वेस्टर्स को आह्वान करते हैं, बिल्कुल पर्यटन जुड़ने वाले लोगों का आह्वान करते हैं। हम नई पर्यटन उद्योग नीति 2018 में लाया था उत्तर प्रदेश। उसमें जो कमियां थी उनको सुधारते हुए नया पर्यटन नीति 2022 इसी नवंबर के महीने के लास्ट तक लागू करने जा रहे हैं। हम जो भी इन्वेस्टर होंगे, जो भी इन्वेस्ट करेंगे, उसका 25% कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे प्लस अगले 5 साल के लिए जो भी बैंक इंटरेस्ट उनको करना पड़ेगा उसका सरकार पेमेंट करेगी इंटरेस्ट का। बहुत बड़ा आकर्षक नई पर्यटन नीति देने जा रहे हैं। लोग आए, आकर्षक पर्यटन नीति का लाभ उठाएं, उत्तर प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में इन्वेस्ट करें, यहाँ के उपलब्धियों का, यहाँ के संसाधनों का लाभ लें। उत्तर प्रदेश का जो इसमें तीव्र गति से प्रगति की ओर अग्रसर है उसमें सहभागी बने, ऐसा भी हम आह्वान करते हैं। आए, जुड़िए, स्वागत है उत्तर प्रदेश में। तो बिल्कुल देखिए, आश्वासन मिला है आपको और जितने भी बीच में बाधाएं हैं उनको दूर करने में आप खुद मदद करेंगे। आप हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे और परिवर्तन का वाहक बनेंगे। आप भी बनेंगे, उत्तर प्रदेश भी बदलेगा, आपकी जिंदगी भी बदलेगी और उत्तर प्रदेश के रहने वाले बहुत से रहवासी हैं जिनकी जिंदगी भी बदलेगी। और ईश्वर का, चूंकि ये धरती है, उनकी जन्मस्थली है, प्रभु श्री राम की, भगवान कृष्ण की, बुद्ध की, और ये बहुत, महावीर जी ने भी यहाँ पर बहुत सारी तपस्याएं की, तो निश्चित रूप से ये स्थान बहुत पवित्र है, पुण्य है, उसको हम सब मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश का संस्कृति और पर्यटन विभाग आपके साथ हमकदम होने को तैयार है। तो स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और आप जल्द और रेडियो जय घोष पर उपलब्ध होंगे, ऐसा हमारा वादा है कि हर सप्ताह ऐसी संभावनाएं बनेंगी कि आपकी जो जिज्ञासाएं होंगी आप तक पहुंचेंगी। अगर आज भी आपकी कोई जिज्ञासा है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, रेडियो जय घोष को आप लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी बातें पर्यटन और संस्कृति मंत्री तक, इस विभाग तक पहुंचाएं और जो आपके प्रयास होंगे वो भी पहुंचेंगे और एक अच्छी साझेदारी बनेगी। सुनते रहिए रेडियो जय घोष। दीजिए अनुमति, नमस्कार, धन्यवाद।